वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल thescience.com। अभी तक हम लोग ने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के। अभी तक हम लोग ने हेरिडिटी पार्ट कवर कर लिया है, इवोल्यूशन भी कवर किया। इवोल्यूशन के एविडेंसेस 6 हैं, 6 एविडेंसेस के ऊपर मैंने आपको लिख कर दिया पॉइंट्स कि कैसे पॉइंट्स बनाने और वो टॉपिक क्या है, वो एविडेंस क्या कहता है। अब हम चालू करने जा रहे हैं कि जो इवोल्यूशन हुआ है ग्रेजुअली धीरे धीरे बदला, एविडेंसेस दिए गए। बट कुछ और भी साइंटिस्ट थे जैसे कि हमारे चार्ल्स डार्विन और हमारे लेमार्क, ये 2 साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने अपना थ्योरी दिया कि इवोल्यूशन हुआ है। जो ये इवोल्यूशन धीरे धीरे बदलाव आया है ऑर्गेनिज्म में ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा समय लगा, इसके ऊपर इन्होंने अपना थ्योरी दिया। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इज गिवन बाय हुम? चार्ल्स डार्विन उनका पूरा नाम है। तो देखो क्या लिखा है, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पहला पॉइंट देखो, चार्ल्स डार्विन के ऊपर आंसर। अभी आपका एग्जाम देखो, आप कहां पढ़ते हो, आपका एग्जाम होने वाला है, आने वाला है। चार्ल्स डार्विन सबसे फेमस है, पहले चैप्टर से 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या आता है देखिए, चार्ल्स डार्विन थ्योरी जो दिया गया है ये किसने दिया? पहला पॉइंट तो ये लिखो, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। पहला पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इन्होंने दिया, ठीक है। तो ये स्टेट दैट, कहता क्या है ये थ्योरी? ये थ्योरी कहता है कि सराउंडिंग में जो बदलाव आ रहा है, जैसे अभी 5G आया था रिसेंटली, या फिर रिसेंटली कोरोना, तो आपको पता ही होगा जब कोरोना आया, तो इस कोरोना वाले पेंडेमिक में, आपदा में, जो उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर रहा था, जो उसमें जी जा रहा था, वैसे इन्वायरमेंट में वायरस उसको मतलब अफेक्ट कर दे रहा था। बीमारी हो रही थी, कोरोना हो रहा था, पर कुछ दिनों बाद ठीक होके वापस आ जा रहा था। तो सरवाइव कौन करता है, जीता कौन है? जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। तो ये थ्योरी भी यही कहता है, इनका कहना था नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कि द ऑर्गेनिज्म हु अडॉप्ट एंड एडजस्ट टू द सराउंडिंग कंडीशन। ओके, जो अडॉप्ट करेगा और एडजस्ट हो जाएगा किसमें? सराउंडिंग कंडीशन में। जो सराउंडिंग का कंडीशन उसमें जो अडॉप्ट कर जाएगा, ओनली वही सर्वाइव करेगा और ग्रीव करेगा, वही जिएगा और रिप्रोडक्शन करेगा। एंड रेस्ट विल पेरिश। रेस्ट मतलब बचे हुए लोग मर जाएंगे। जैसे एग्जांपल, जब कोरोना आया तो कोरोना में जो जिन्होंने उस कोरोना वायरस को अडॉप्ट कर लिया वो जी रहे थे, और जो अडॉप्ट नहीं कर पाए वो मर रहे थे। और एक एग्जांपल है, जब ये 5G आया है तो स्पैरो मरने लगे। स्पैरोज का नंबर बहुत फटाफट कम होने लगा, क्योंकि स्पैरो इस इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग कंडीशन को अडॉप्ट और एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, तो उनका नंबर कम होने लगा, डिक्लाइन होने। बट वही क्रो, कौवे फटाफट अभी भी रिप्रोडक्शन करे जा रहे हैं और उनका पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आता है, क्रो ने अडॉप्ट किया इसलिए कौवे लोग जीते जा रहे हैं, उनका नंबर कम नहीं हुआ, पर स्पैरो का नंबर क्या हुआ? कम हुआ। उसके पीछे का रीजन क्या रहा है? क्या रहा है रीजन? वो एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाए। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बहुत जगह अप्लाई होता है और ये थ्योरी इसलिए एक्सेप्टेड है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। तो आपको ये डेफिनेशन याद होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कहता क्या है। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी स्टेट दैट द ऑर्गेनिज्म हु अडॉप्ट एंड एडजस्ट टू द सराउंडिंग कंडीशन। जो ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट के कंडीशन में अडॉप्ट कर लेगा, एडजस्ट हो जाएगा, वही सराउंडिंग कंडीशन में एडजस्ट करने के बाद वही सर्वाइव करेगा और ग्रीव करेगा। एंड रेस्ट आर पेरिश। पेरिश मतलब मर जाएंगे, और बचे हुए जो अडॉप्ट नहीं करेंगे वो मर जाएंगे। जैसे डायनासोर ने जो इन्वायरमेंट में चेंज आया तो अडॉप्ट किया सराउंडिंग को, नहीं कर पाए, इसलिए डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। इस नेचर में जो बदलाव आ रहा है उसको जो अडॉप्ट करेगा वही जिएगा। बहुत प्यारा सा इनका थ्योरी रहा है और बहुत मजेदार रहा है। ओके, समझने लायक है, ध्यान दो। तो चार्ल्स डार्विन ने पब्लिश किया एक बुक जिसका टाइटल क्या रखा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये भी आपको याद रखना है, एक पॉइंट बनेगा। ये लिख सकते हो 3 पॉइंट, और फिर 3 पॉइंट लिखो ऑब्जेक्शन। समाज में फेमस है, कोई किसी चीज की खोज करता है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन तो उठाए जाएंगे। तो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन, उसके ऊपर 3 ऑब्जेक्शन उठाए गए, और आपको ये ऑब्जेक्शन याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी 2 मार्क्स में सिर्फ ऑब्जेक्शन पूछ लेता है। राइट डाउन द ऑब्जेक्शंस, ओके, ऑन द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, या फिर 2 एनी ऑब्जेक्शन पूछ लेगा। तो मींस ऑब्जेक्शन पूछा जाता है बहुत ज्यादा एग्जाम में, तो आपको ऑब्जेक्शन तीनों याद होना चाहिए। पहला ऑब्जेक्शन क्या कहता है कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो दिया है यही रिस्पॉन्सिबल नहीं है इवोल्यूशन के लिए। मतलब धीरे धीरे इवोल्यूशन आ रहा है ना, तो उस इवोल्यूशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, लेमार्किज्म थ्योरी भी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, फिर म्यूटेशन भी तो रिस्पॉन्सिबल है, बदलाव आ रहा है जो धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है, म्यूटेशन भी तो रिस्पॉन्सिबल है। अब कोई एक जनरेशन है, उसके जेनेटिक मटेरियल में क्या आ गया? डीएनए में क्या आ गया? सपोज डीएनए में चेंजेस आ गया, तो चेंजेस आने की वजह से जो उसकी नई पीढ़ी आएगी, वो नई पीढ़ी तो बदल गई ना, तो उसमें इवोल्यूशन आ गया। ये इवोल्यूशन आया म्यूटेशन की वजह से भी तो आता है, तो म्यूटेशन भी सही है, म्यूटेशन की वजह से भी इवोल्यूशन आता है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी आता है, लेमार्किज्म की वजह से भी आता है। देयर आर ह्यूज रीजंस
वो सब रीजंस है जिनकी वजह से क्या हो रहा है, इवोल्यूशन आ रहा है, जिसमें से एक इनका थ्योरी रिस्पॉन्सिबल है। बट देखो ऑब्जेक्शन क्या उठाया, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए सिर्फ इनका ही थ्योरी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, पहला ऑब्जेक्शन। दूसरा ऑब्जेक्शन, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट, डार्विन ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन के बारे में। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म में ये मालूम पड़ा कि सराउंडिंग में चेंजेस आएगा, वो ऑर्गेनिज्म में भी बदलाव आएगा, पर ये ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस आ रहा है, बदलाव आ रहा है, वो यूजफुल होगा या यूजलेस होगा, उसके ऊपर नहीं बताया। किसने नहीं बताया, चार्ल्स डार्विन ने। क्या नहीं बताया, कि जो मॉडिफिकेशन आएगा वो क्या होगा, यूजफुल होगा या यूजलेस होगा। ओके, ये सेकंड उनका ऑब्जेक्शन था, साइंटिस्टों ने जो उठाया था डार्विन के ऊपर। और थर्ड ऑब्जेक्शन क्या था, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में कहा गया कि ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आएगा, तो ये कोई भी रीजन दे नहीं कि वो जो चेंजेस आएगा वो धीरे धीरे आएगा या फटाफट आएगा। तो लास्ट पॉइंट यही है, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंज, ये जो चेंजेस आएगा ऑर्गेनिज्म में वो धीरे धीरे आएगा या एब्रप्ट आएगा, फटाक से आएगा। ओके, दिस आर द थ्री ऑब्जेक्शंस। फिर से रिपीट करता हूं, पहला ऑब्जेक्शन था कि इनका ही थ्योरी रिस्पांसिबल नहीं है इवोल्यूशन के लिए, और भी बहुत सारी थ्योरी है, एक ऑब्जेक्शन। दूसरा, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन, जो मॉडिफिकेशन बॉडी में आ रहा है वो यूजफुल होगा या यूजलेस होगा। और तीसरा क्या किया गया, प्रॉब्लम क्या था कि नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंज एंड अब्रप्ट चेंज, जो चेंजेस आएगा, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ने कहा था चेंजेस आता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो चेंजेस फटाक से आएगा या धीरे धीरे आएगा। तो ये है हमारा चार्ल्स डार्विन के टॉपिक्स। आपको एकदम इजी वे में मैंने लिख के दिया, लाइन टू लाइन 6 पॉइंट बना के दिया। 3 मार्क्स में पूछा तो 6 पॉइंट लिख के आइए, 2 मार्क्स में सिर्फ अगर इसका पूछा गया कि ऑब्जेक्शंस लिखो तो ये ऑब्जेक्शंस लिख के आना है। ओके, फाइनली ये होता है हमारा चार्ल्स डार्विन का टॉपिक खत्म। अब हम पढ़ेंगे लेमार्किज्म। चार्ल्स डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी देख लिया। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी देखने के बाद अब हमारे लेमार्किज्म थ्योरी दिया हुआ। देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा, जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, ये थ्योरी और लेमार्किज्म, ये दोनों थ्योरी ना बालक इवोल्यूशन को ही बताता है कि इवोल्यूशन हुआ है। ओके, जो इवोल्यूशन हुआ है उन दोनों को बताने में नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी और लेमार्किज्म, ये थ्योरी है, दोनों ने हेल्प किया है। ठीक है, तो लेमार्किज्म क्या है, एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है लेमार्किज्म थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले आपको देखिए कैसे पॉइंट्स लिखना है। लेमार्किज्म थ्योरी किसने दिया, सबसे पहले उनका नाम आएगा, तो जैन बैप्टिस्ट लेमार्क उनका पूरा नाम है। ओके, जीन बैप्टिस्ट। ओके, लेमार्क साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया। कौन सा प्रिंसिपल दिया है, 2 प्रिंसिपल्स दिए हैं, एक है यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन और एक का नाम है लेमार्किज्म। याद रखना, 2 थ्योरी दिया। हमारे चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था, सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, बट जो हमारे लेमार्क सर है, जैन बैप्टिस्ट लेमार्क, इन्होंने 2 थ्योरी दिया, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन और एक दिया लेमार्किज्म। तो हम पहले यहां पढ़ लेते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन क्या होता है। तो ये बहुत प्यारा सा थ्योरी था, और ये थ्योरी देखो 2 थ्योरी में से एक एक्सेप्टेड है। पहला वाला जो थ्योरी है ना, ये एक्सेप्टेड है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, बट जो सेकंड थ्योरी है लेमार्किज्म, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं है। ओके, इसको सब लोग ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया, क्या कारण था, सब बताऊंगा। चालू करते सबसे पहले यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जो थ्योरी है लेमार्क का, ये क्या कहता है, पहला थ्योरी। तो ये स्टेट दैट, क्या कहता है इनका ये थ्योरी, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंज, जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है कम्स इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में जो भी चेंजेस आ रहा है वो या तो उसकी एक्टिविटी की वजह से आ रहा है, तो लेजीनेस की वजह से आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हमारे जो जिराफ्स थे, जिराफ्स का नेक लॉन्ग क्यों हो गया, लंबा क्यों हो गया, क्योंकि जिराफ्स टॉल जो प्लांट है, किसको भी ताजा खाना, फ्रेश फूड अच्छा लगता है, तो जो प्लांट के लीव्स होते थे, फ्रेश लीव्स, वो फ्रेश लीव्स को वो खाने के लिए, ओके, ब्रोविंग करने के लिए, खाने के लिए क्या करते थे, यस, ब्राउजिंग करने के लिए वो क्या करते थे कि टॉल प्लांट के लीव्स को खाने के लिए वो अपना मुंडी गर्दन उठाते थे, और जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो नेक था वो लॉन्ग हो गया। और एक एग्जांपल, आयरन स्मिथ, लोहार जो लोहा ठोकता है, तो बार बार लोहे पे हैमरिंग करने की वजह से, उसकी इस एक्टिविटी की वजह से उसका कंधा क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो यही है ना, वो अपने ऑर्गन का बार बार यूज कर रहा है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना ऑर्गन बार बार यूज करेगा तो उसके ऑर्गन में बदलाव आएगा, या तो ऑर्गन बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो जाएगा, बदलाव आएगा, या तो ज्यादा एक्टिविटी। 2 कारण है, या तो एक्टिविटी है या तो लेजीनेस। अब लेजीनेस का एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारा टेल, हम टेल का यूज नहीं करते थे, तो हमारा टेल है आज नहीं है, क्योंकि हमने लेजीनेस किया। या फिर हमारा अपेंडिक्स का हम लोग ने यूज ही नहीं किया, तो टाइम जैसे बीतते गया हमारे अंदर क्या है, चेंजेस। तो
इनका थ्योरी कहता है इवोल्यूशन जो आया है यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन की वजह से आया है। या तो तुम यूज कर रहे हो ऑर्गन का बहुत ज्यादा, या तो डिसयूज, डिसयूज मतलब नहीं यूज कर रहे। देखो ना प्रिंसिपल क्या कहता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नली अपीयरेंस, या फिर बोलो इवोल्यूशन जो आया है कम्स इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में जो भी बदलाव आया है क्यों आया है, ड्यू टू या तो उसकी एक्टिविटी की वजह से या तो उसकी लेजीनेस की वजह से। लेजीनेस मतलब उसके आलसपन की वजह से ऑर्गेनिज्म के उसके अंदर क्या आता है, चेंजेस आता है। ये उनका थ्योरी कहता है। तो आपको पहला पॉइंट तो थ्योरी लिखना, उनका स्टेट दैट थ्योरी क्या कहता है, सेम टू सेम आंसर लिखना। पहले लिखना जेन बैप्टिस्ट लेमार्क ने दो प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल का नाम लिखो, फिर लिखो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन क्या कहता है। उसके बाद बताओ दिस थ्योरी ऑफ लेमार्क वाज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया इस थ्योरी को। और ये सत्य भी, आप खुद सोचो ना, हम ज्यादा यूज नहीं करते इसको कोई ऑर्गन को, जैसे हमारा अपेंडिक्स तो आज यूजलेस हो चुका है, टेल को ज्यादा यूज नहीं किया, डिसअपियर हो गया, तो हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं ना, मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ रहा है ना। मॉर्फोलॉजी मतलब दिखने वाला चेंज, एक्सटर्नली अपीयर होने वाला चेंज। ओके, आगे क्या लिखा है, इसके एग्जांपल, इस थ्योरी के एग्जांपल, जैसे कि नेक ऑफ द जिराफ, एग्जांपल दिया नेक ऑफ द जिराफ हैज बिकम टू लॉन्ग, उसका नेक बहुत लंबा हो गया ड्यू टू ब्राउजिंग ऑफ लीव्स ऑफ अ टॉल प्लांट, लंबे लंबे प्लांट के ताजे लीव्स को खाने के लिए वो अपना गर्दन लंबा कर देते, इसलिए उनका गर्दन क्या हो गया, लंबा हो गया। और एक एग्जांपल शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ, आयरन स्मिथ मतलब लोहार, आयरन स्मिथ मतलब क्या होता है, लोहार, लोहार के जो शोल्डर होता है, लोहार का जो क्या होता है शोल्डर, हैव बिकम अ वेरी स्ट्रांग, उसका शोल्डर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। क्यों स्ट्रांग हुआ, ड्यू टू फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार, हैमरिंग ऑफ मूवमेंट, हैमरिंग मूवमेंट बार बार करता है लोहार, इसलिए उसका कंधा क्या होता है, मजबूत होता है। चलो यहां पर तुम देख सकते हो उसके अंदर चेंजेस क्यों आ रहा है, उसकी या तो एक्टिविटी की वजह से या तो लेजीनेस की वजह से, इसलिए नाम ही क्या, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, या तो ऑर्गन का यूज करेंगे या तो डिसयूज करेंगे। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, थर्ड वाला एग्जांपल क्या, विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच नाम सुना होगा, सबसे बड़ी बर्ड्स है। ओके, या इम्यू, ये जो बर्ड्स हैं ये बर्ड्स का एकदम वीक हो चुका है, क्या वीक हो चुका है, विंग्स, वो ज्यादा उड़ नहीं सकते। क्यों नहीं उड़ सकते, वहां लिखा ना विंग्स ऑफ बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच एंड इम्यू, इम्यू भी एक बर्ड का नाम है। ओके, आप गूगल पे सर्च मार के देख सकते हो, इम्यू हैव बिकम वीक, उनका विंग्स बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। क्यों वीक हुआ है, क्यों वीक हुआ है, ड्यू टू नो यूज, क्योंकि उन्होंने यूज ही नहीं किया ना। मैंने बोला था या तो एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रहा है या तो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, लेजीनेस हो रहा है, यही दो कारण है जिसकी वजह से बदलाव आ रहा है। थर्ड एग्जांपल लेजीनेस पे था, देख सकते हो उनका वीक हो चुका है क्योंकि उन्होंने कभी यूज ही नहीं किया। फिर लेग ऑफ बर्ड, किसका लेग, स्वान, स्वान जो डक, स्वान डक जो कहां रहते पानी में, उनका जो फिंगर्स होता है, फिंगर के बीच में भी स्किन होता है। ये स्किन क्यों होता है उनके फिंगर्स के बीच में, सेपरेटली फिंगर नहीं होते, नॉर्मल बर्ड्स का क्या होता है, सबका फिंगर अलग अलग होता है, बट जो कौन स्वान और डक है उनके फिंगर्स के भी बीच में स्किन है। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से उनको तैरने में हेल्प मिलता है। तो ऐसा बदलाव उनके फिंगर्स में क्यों आया, क्यों आया, उधर लिखा भी है, यूज लेग ऑफ बर्ड लाइक स्वान एंड डक हैव बिकम यूजफुल, उनका लेग बहुत ज्यादा यूजफुल हो चुका है, किसके लिए, स्विमिंग के लिए, ड्यू टू लिविंग इन वाटर, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का ज्यादा समय कहां बिताया, पानी में, पानी में ज्यादा समय रहने की वजह से, ऐसे ऐसे तैरने की वजह से अब वो एकदम स्मूथली तैर सकते हैं, आवाज भी नहीं आता है। ओके, तो ये उनका बेनिफिट, उनके अंदर जो बदलाव आया, क्यों आया, क्यों आया बदलाव, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा वहां एक्टिविटी किया। तो उन्होंने कहा या तो एक्टिविटी करो या तो लेजीनेस करो। अब देखो लेजीनेस किसने किया, स्नेक ने, स्नेक हैव लॉस्ट देयर लेग, स्नेक को भी पहले पैर थे पर उसने लॉस कर दिया ड्यू टू ब्रोविंग हैबिट, ब्रोविंग का मतलब होता है बिल में जाने की वजह से। अब बिल में अगर कोई रहेगा ज्यादा टाइम तक और रेंगते रहेगा, बिल में रहेगा, तो उस पैर का यूज कर रहा है नहीं, वो रेंग रहा है और बिल में जा रहा है, तो पैर की वजह से उसको जाने में प्रॉब्लम होता था, बिल में रहता था, रेंगने में प्रॉब्लम होता था, इसलिए उसका लॉस कर दिया, क्या लॉस कर दिया, लेग। तो इतने सारे एग्जांपल है, 5 एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, ये पांचों एग्जांपल में से एटलीस्ट आपको 3 से 4 एग्जांपल याद होना चाहिए। और जेन बैप्टिस्ट का यहां से यहां तक आ गए। लेमार्किज्म क्या है, ये 2 पॉइंट आपको बस और लिखना पड़ेगा लेमार्किज्म के ऊपर। अभी मैंने आपको बता दिया लेमार्किज्म जब भी आया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेमार्किज्म, तो आपको चालू करना है। जेन बैप्टिस्ट ने 2 प्रिंसिपल दिया है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन और लेमार्किज्म। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का डेफिनेशन लिखो क्या कहता है, फिर बताओ कि ये थ्योरी एक्सेप्टेड है, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और उसके कुछ एग्जांपल, नेक लंबा हो गया, आयरन स्मिथ का शोल्डर मजबूत हो गया, हैमरिंग एक्टिविटी की वजह से विंग्स जो हैं बर्ड के वो क्या हो गए, वीक हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी यूज ही नहीं किया अपने विंग्स का। ओके, तो जो भी मॉडिफिकेशन आ रहा है या तो उसके किसके वजह से आ रहा है, 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी या तो उसके लेजीनेस की वजह से, किसके अंदर चेंजेस आ रहा है, ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो फाइनली ये हमारा पार्ट खत्म होता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अभी हम देखेंगे लेमार्किज्म क्या है, उनका थ्योरी क्या कहता है। तो
हमने लेमार्क के दो थ्योरी दिए हुए थे, जिसमें से पहला थ्योरी देख लिया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जिसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया और इससे एग्जांपल्स देती है। अब ध्यान, लेमार्किज्म थ्योरी क्या कहता है, ध्यान से सुनो। ये उसका दूसरा थ्योरी जिसको वर्ल्ड ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि दूसरा थ्योरी एकदम आप भी बोलोगे कि यस क्या पॉसिबल ही नहीं है, बट उन्होंने ट्राई किया करने का, उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया वो बताता भी हूँ, जो अनसक्सेसफुल रहा। पहले समझिए क्या लिखा हुआ है। जितने भी ऑल एग्जांपल्स हमने देखे अभी तक, किसमें, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन जो थ्योरी दिया था, उसमें जो हम लोग ने एग्जांपल्स देखे, उनमें जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा था, सॉरी चेंजेस आ रहा था, जैसे कि आयरन स्मिथ बार बार हैमरिंग कर रहा है तो उसका ज्यादा शोल्डर मजबूत हो गया, या जैसे नेक वो अपना लेंदी कर रही है जिराफ, ओके, ब्राउजिंग करने के लिए, खाने के लिए, अपने ब्राउजिंग करने के लिए, मींस इसको खाने के लिए, सॉरी लीव्स को, तो उसके नेक में अगर ग्रोथ आया तो ये सब उसका एक्वायर्ड कैरेक्टर है। वैसे कैरेक्टर को क्या बोलते हो, एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो जीते जी तुम लाते हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक दुबला पतला रामू नाम का बंदा है, ओके, रामू जाता है जिम जाके वो दुबला पतला 5 साल तक मेहनत करके वो बनाता अपना बॉडी, बना लिया भाई ने बॉडी। अब उसकी जो नई पीढ़ी आएगी, क्या जो नई पीढ़ी आएगी उसके पास ऑलरेडी उसका बॉडी बना होगा, ऑलरेडी उसके मसल्स बने होंगे, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ओके, शोल्डर बना होगा, क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो जो कैरेक्टर एक्वायर्ड किया है, किसने किया है, रामू ने अपने में किया है। उसके आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर होगा क्या, नहीं। पर इन्होंने कहा था, लेमार्किज्म क्या कहता है, जो भी एक्वायर्ड किया कैरेक्टर, किसी ने अपने अंदर बदलाव लाया, जैसे कि आयरन स्मिथ लोहार हैमरिंग कर रहा है तो उसका कंधा मजबूत हुआ है, तो कंधा मजबूत हुआ, ये उसका यूज और डिसयूज की वजह से उसके अंदर मॉडिफिकेशन है, लोहार में बदलाव आया। पर अब लोहार का नई पीढ़ी आएगी तो उसके अंदर ऑलरेडी उसका शोल्डर मजबूत होगा, नहीं, उसका कंधा पहले से थोड़ी ना मजबूत होगा। इन्होंने कहा था कि जो पहले ही पर्सन है उसमें जो कैरेक्टर का चेंजेस आ गया, एक्वायर्ड कैरेक्टर उसके पास जो है, ये ट्रांसफर होगा उसके नए जनरेशन में भी। एक्वायर्ड कैरेक्टर जो उसके अंदर कैरेक्टर उसने डेवलप किया जीते जी, ओके, जीते जी जो अपने अंदर कैरेक्टर ला रहे हो उसे एक्वायर्ड करते हो। जैसे जिम में जाके तुमने अपना बॉडी बनाया, आयरन स्मिथ ने मार के अपना कंधा मजबूत किया, तो ऐसे कैरेक्टर को, तो इन्होंने क्या बोला, ऑल द एग्जांपल, जो भी एग्जांपल यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन में देखा था, जिराफ का, स्वान का, आयरन स्मिथ का, स्नेक का, जो भी उसके अंदर बदलाव आया था वो सिर्फ उसके अंदर आया ना, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेमार्किज्म थ्योरी क्या कहता है कि जितने भी एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। वही लिखा है, एक्वायर्ड कैरेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। और यही हो गया फ्लॉप, ये थ्योरी इसीलिए क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। नीचे इसी थ्योरी को और एक नाम से बुलाते हैं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, हेरिडिटी का मतलब, इनहेरिटेंस का मतलब सेम होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होना एक्वायर्ड कैरेक्टर का, ये थ्योरी का नाम रखा गया। और लेमार्किज्म भी रखा गया इस थ्योरी का नाम, ओके। ये थ्योरी को लेमार्किज्म भी बुलाते हैं और क्या बुलाते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी बुलाते हैं। और लेमार्किज्म थ्योरी वाज नॉट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट नहीं किया। आगे क्या लिखा हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर, अच्छा ये अलग पार्ट हो गया, पर इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए 4 पॉइंट तक कि लेमार्किज्म क्या है। लेमार्किज्म ने कहा था कि जो भी मॉडिफिकेशन एक्वायर्ड कैरेक्टर अपने अंदर कोई ऑर्गेनिज्म लाता है वो उस पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। यूज और डिसयूज क्या बोलता है कि अगर तुम कोई ऑर्गन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो तो तुम्हारा ऑर्गन मॉडिफाई हो जाएगा, ये यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन कहता है लेमार्क का। बट लेमार्किज्म थ्योरी क्या कहता है, लेमार्किज्म थ्योरी कहता है कि जो कैरेक्टर बदला है वो कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होगा। तो ये वाला फ्लॉप हो गया। ये वाला फ्लॉप क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन था कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होता। एक एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने किया था, एक रैट लिया, ओके, रैट जो था, ओके, जो हमारा माउस था उसका टेल कट कर दिया, ओके, टेल कट करके फिर उसका फीमेल जो रैट लिया उसका भी टेल कट किया और दोनों में रिप्रोडक्शन कराया। फिर जो नई पीढ़ी आई उसको टेल था, फिर उसको लिया और दूसरे एक फीमेल को लिया, दोनों का टेल कट किया, फिर से रिप्रोडक्शन कराया, फिर से नई पीढ़ी आई, फिर से टेल कट किया, रिप्रोडक्शन कराया, नई पीढ़ी आई, ऐसे करके नई पीढ़ी आती गई। पर टेल उनको हर बार था, तो इससे ये समझ में आया अगर एक पीढ़ी का टेल काट दिया तो नई पीढ़ी में नहीं ट्रांसफर होता। कैरेक्टर का अगर चेंजेस लाना है तो ये सही है कि ज्यादा ऑर्गन यूज करेंगे या ज्यादा यूज नहीं करेंगे तो ऑर्गन में चेंजेस आता है, और यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन सही है, बट उसी कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होगा ये सच नहीं था। और इसीलिए इनका थ्योरी क्या हो गया, डिस्प्रूव्ड हो गया, वर्ल्ड वाइड ने पूरे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो लेमार्किज्म सिर्फ अगर लिखने वाला है तो
डिपेंड्स कितने मार्क्स में पूछा। अगर 2 मार्क्स में सिर्फ लेमार्किज्म पूछा तो लेमार्किज्म में डायरेक्टली लिखिए कि जितने भी एग्जांपल है यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन के उसे एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं, और इनका थ्योरी कहता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है इनके हिसाब से। ओके, लेमार्किज्म थ्योरी ये कहता है, और ये थ्योरी कोई और एक नाम से बुलाते हैं, और ये थ्योरी क्या है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं। बस इतना लिख दिए काफी है, आपका 2 मार्क्स मिल जाएगा। बट यदि लेमार्किज्म पे शॉर्ट नोट 3 मार्क्स में लिखने आया तब थोड़ा और बताइए। लेमार्क ने और एक थ्योरी दिया है। ओके, लेमार्क ने 2 थ्योरी दिया है, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन दिया है। यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन का सिर्फ डेफिनेशन लिख दिए तो भी चलेगा, सिर्फ डेफिनेशन लिखो, 1-2 एग्जांपल उसका दे दो, और फिर बोलो जिराफ, आयरन स्मिथ, स्वान, इम्यू, जो भी बर्ड्स थे, स्नेक, जिसके भी एग्जांपल्स थे इतने सारे 5, वो 5 में से 2-3 एग्जांपल दे दो, और फिर बोलो वो जो एग्जांपल्स हमने देखे हैं यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन में, उनमें जो बदलाव आया है, जैसे स्नेक ने अपना पैर खो दिया, तो जिस स्नेक ने खोया आने वाली उसकी पीढ़ी में वो कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, जरूरी नहीं है। ओके, पर इन्होंने कहा था कि जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर किसी ने अपने अंदर बदलाव लाया वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, इनका ये थ्योरी कहता है, जबकि ये इसीलिए क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। तो आपको लेमार्किज्म, अच्छा लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, लास्ट लाइन, अगर किसी मान लो किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ बदलाव आ गया और वो बदलाव वो एक्वायर्ड कैरेक्टर एक पीढ़ी से तब दूसरे पीढ़ी में अगर ट्रांसफर हुआ वो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे, तो उसको क्या बोलोगे, एंसिस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एंसिस्ट्री का मतलब होता है, एंसिस्ट्री मतलब एंसिस्टर से, उसके पूर्वज से उसमें आया है। तो ऐसा कोई ट्रांसफर हो जाता है, जैसे हेयर का कलर, आइस का कलर अगर ट्रांसफर हो जाता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, तो उसको क्या बोलते हो, एंसिस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उनके अंदर जो बदलाव आया था वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गया। ओके, ये एक तुम्हारे लिए बन सकता है 5वां पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है कि इसे क्या बोलते हैं। अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक कैरेक्टर एक्वायर्ड कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गया तो एंसिस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। मेन ये आपके 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट आप लिख लीजिए। ओके, आपका लेमार्किज्म टॉपिक होता है खत्म। अब हम चालू करेंगे अपना पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हम बढ़ेंगे स्पेसिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, और ये सॉरी पार्ट नंबर 5, वो पार्ट नंबर 5 ही हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ओके, थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।